इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.3 के सभी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रतिस्थापन विधि को बहुत ही अच्छे से समझा था कि किसी भी सवाल को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने वाले हैं। आपका पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पर 7 नंबर डला हुआ है। ये आपकी एक्सरसाइज 3.3 का पहला एग्जाम्पल है और पूरे चैप्टर नंबर 3 का एग्जाम्पल नंबर 7 है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, इन समीकरणों को हल कीजिए। तो यहाँ पर हमें समीकरण दिए गए हैं, इन समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा कैसे हल करेंगे। सबसे पहले तो हम इन समीकरणों को नाम दे देते हैं, समीकरण 1, समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों में से कोई एक समीकरण लेंगे और उससे एक चर का मान निकालेंगे। हम यहाँ पर समीकरण 2 ले रहे हैं, आप कोई भी समीकरण ले सकते हैं, है ना। समीकरण 1 भी ले सकते हैं, उससे आप चाहे x का मान निकाल लें, चाहे आप y का मान निकाल लें, चाहे आप समीकरण 2 लेकर के x का मान निकालें या y का मान निकालें, आपके आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वैसा समीकरण लेना है जिसको आप आसानी से सॉल्व कर पाए। तो यहाँ समीकरण 2 थोड़ा आसान लग रहा है, इसलिए हम समीकरण 2 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से। अब देखिए समीकरण 2 से हम x का मान निकालें तो क्या मिलेगा, x बराबर ये जो 2y है ये प्लस का है, ये बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो बराबर में 3 और माइनस का 2y, ये हमें समीकरण मिल गया 3। ये देखिए हमने यहां से चर x का मान निकाल लिया। अब इस x के मान को हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे x की जगह पर। देखिए हम समीकरण 2 लेते हैं अगर, तो हम समीकरण 1 में रखेंगे चर का मान। अगर हम समीकरण 1 लेंगे तो चर का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो क्या आएगा, 7x है तो 7 और x का मान ये रखेंगे 3 माइनस 2y। ठीक है, 7x की जगह पर ये पूरा मान रख दिया, माइनस 15y बराबर 2, ये हमने मान रखा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 का गुणा 3 से करेंगे तो 7 3 21, माइनस 7 का गुणा 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14, y माइनस का 15y बराबर 2। यहां से देखिए जो अचर पद है इसको हम बराबर किस तरफ लाएंगे तो ये 21 माइनस का हो जाएगा, तो यहां पर तो हो गया 2 माइनस 21। अब ये 21 यहां पहुंच गया है तो यहां बचेगा केवल इतना। अब देखिए माइनस 14 और ये माइनस 15y, समान चिन्हों की संख्याएं जुड़ती हैं और चिन्ह आता है दी गई संख्याओं का, तो चिन्ह तो आएगा माइनस का। 15 और 14 को जब जोड़ेंगे तो आएगा 29 और ये y है दोनों जगह पर, तो यहां पर हमने y लिख दिया। अब देखिए माइनस 29y बराबर 21 है माइनस का और ये है 2 प्लस का, तो विपरीत चिन्हों की संख्याएं घटेंगी। 21 में से 2 जाएगा तो 19 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह आता है ना, तो 21 बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह आ गया। ये माइनस यहां पर भी और यहां पर भी, दोनों तरफ अगर बराबर के दोनों तरफ हमको माइनस माइनस में संख्याएं मिलती हैं तो वो माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें माइनस 29y और बराबर में माइनस 19 मिला था, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो यहां बचा 29y बराबर 19। अब ये y के साथ में 29 गुणा कर रहा है तो इस तरफ आकर क्या करेगा, भाग करेगा, है ना। तो ये आ गया देखिए आपका y का मान 19/29। अब इस y के मान को हम किसी भी समीकरण में रखें तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो देखिए यहां पर समीकरण 3 में अगर हम y का मान यहां रख दें तो हमें सीधे सीधे x का मान मिल जाएगा, तो इसीलिए हम समीकरण 3 में रख देते हैं। आप तीनों में से किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए समीकरण 3 में y का मान रखने पर
y का मान रखेंगे तो क्या होगा, x बराबर 3 माइनस 2y है, मतलब y का मान 2 के साथ गुणे में आएगा, है ना। तो 2 गुणा यहाँ पर क्या हो गया, 19/29, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहां से x बराबर 3 माइनस 19 का गुणा 2 से होगा तो 19 दूनी 38 और बटे में आएगा 29। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, बटे में 1 मान लें इसके, तो इसका ले लेंगे एलसीएम, तो नीचे आएगा 29। तो x बराबर आ गया एलसीएम 29। अब 1 से 29 को भाग देंगे तो 29 एकम 29 और 29 का गुणा 3 में करेंगे यहां पर, ठीक है। और माइनस 29 से 29 को भाग दिया तो एक बार जाएगा। अब 1 का गुणा 38 में करेंगे तो 38 आ जाएगा। अब देखिए x बराबर 3 नाम 27, 3 दूनी 6 और 2 8 माइनस 38 बटे में 29। अब इसको और सॉल्व करेंगे, 17, 7 में से 8 तो जाएगा नहीं, कैरी लेंगे 17, 17 में से 8 गया तो 9, 7, 7 में से 3 गया तो 4, ये आ गया 49/29 x का मान। तो इस तरह से हमने यहां पर x बराबर पता कर लिया 49/29 तथा y का मान आ गया 19/29, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि का यूज करके सवालों को सॉल्व करेंगे। अब हम इसका अगला एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 8 है, प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। तो जो प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब अपनी पुत्री से कह रहे हैं कि अभी मैं जितने साल का हूं उससे 7 साल पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था, ठीक है। अब आगे कहा गया है कि अब से 3 वर्ष बाद, अभी से 3 वर्ष बाद मैं 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले तो हम आफताब की वर्तमान आयु को x वर्ष मान लेंगे और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु को y वर्ष मान लेंगे। अब यहाँ पर हमें इसकी 7 वर्ष पहले की आयु पता करनी होगी क्योंकि हमें कंडीशन 7 वर्ष पहले की दी है, और 3 वर्ष बाद की आयु भी पता करनी होगी, तब हमें दूसरा समीकरण युग्म मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 7 वर्ष पहले आफताब की आयु क्या रही होगी। अगर मान लीजिए आप अभी 17 साल के हैं, आप अभी 17 साल के हैं, तो 7 साल पहले कितने साल के रहे होंगे। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे 10 साल के रहे होंगे क्योंकि आप 17 में से 7 को माइनस कर देंगे, है ना। तो ऐसे ही अगर आफताब अभी x साल का है, आफताब अभी x के हैं, तो 7 साल पहले कितने के रहे होंगे, x माइनस 7 कर देंगे, जैसे यहां पर 7 कर दिया, ठीक है। तो ये आ गई उनकी 7 साल पहले की आयु x माइनस 7 वर्ष। इसी तरह से उनकी लड़की अभी y साल की है, 7 साल पहले की पता करना है तो माइनस 7 कर देंगे, अगर बाद की पता करना है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने 7 साल पहले की निकाल ली। अभी 3 वर्ष बाद की भी निकाल लेते हैं। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु क्या होगी, आफताब की आयु क्या होगी भाई। अगर आप अभी 17 साल के हैं तो 3 साल बाद कितने के होंगे, तो आप 17 में क्या कर देंगे, 3 जोड़ देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आप 20 साल के हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही आफताब अभी तो x साल के हैं, 3 साल बाद की उम्र पूछ रहा है तो x में 3 हम जोड़ देंगे, तो x प्लस 3 वर्ष ये बाद की हो गई। इसी तरह से पुत्री की, तो 3 वर्ष बाद जो पुत्री है अभी y साल की है, 3 वर्ष बाद y प्लस 3 वर्ष की हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने यहां से इनकी उम्र निकाली। अब हम समीकरण युग्म बनाएंगे। तो देखिए पहली कंडीशन हमें दी गई है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो देखिए 7 साल पहले की उनकी उम्र जो है यहां लिख देते हैं। 7 साल पहले आफताब की आयु
पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। इसकी, ये तो 7 गुना है पहले से, इसकी आयु की 7 गुनी थी, तब जाके ये दोनों पक्ष हमारे बराबर होंगे। ठीक है, आफताब की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, यहां से हम सॉल्व करके एक समीकरण बना लेंगे। x माइनस 7 बराबर 7 का गुणा y में करेंगे तो 7y माइनस 7 सत्ते 49। अब ये 7y यहां ले आते हैं और इस 7 को इस तरफ ले जाते हैं, तो ये 7y प्लस का इस तरफ है आके माइनस का हो गया, और ये माइनस का 7 इस तरफ आ गया, तो यहां पर माइनस 49 प्लस का 7 हो गया। ये माइनस का है, इस तरफ आकर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब x माइनस 7y बराबर, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 42। तो ये हमने एक समीकरण प्राप्त कर लिया। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, अभी नहीं मानते, अभी ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा समीकरण निकालना है, यहां पर लिख लीजिएगा प्रश्नानुसार। अब दूसरा समीकरण की कंडीशन दी गई है कि 3 वर्ष बाद की, तो 3 वर्ष बाद की उम्र को देखना पड़ेगा। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो 3 वर्ष बाद के लिए जो अभी आफताब की आयु है, 3 वर्ष बाद x प्लस 3 साल के हो जाएंगे, और जो उनकी लड़की है वो y प्लस 3 साल की हो जाएगी। तो 3 साल बाद आफताब की आयु लड़की की आयु की 3 गुनी होगी, तो की 3 गुनी, ठीक है ना। तो यहां से हमने ये समीकरण, इसको सॉल्व करेंगे। अब x प्लस 3 बराबर 3 का गुणा y से करेंगे तो 3y प्लस 3 त्रिका 9, ये 9 इस तरफ ले आते हैं, ये 3y ले आते हैं। ठीक है, तो x और ये y वाला ले आए तो ये माइनस का इस तरफ आके, यहां पर 9 पहले से था, ये जो प्लस का 3 है, ये प्लस का 3 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 गया तो 6, ये हमने दूसरा समीकरण प्राप्त कर लिया। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं, यहां पर हम समीकरण लिख लेते हैं जो हमें मिले हैं। x माइनस 7y बराबर माइनस 42, x माइनस 3y बराबर 6, ये हमारा समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी एक समीकरण लेंगे और उससे चर का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा समीकरण ले लें, चलिए दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x का मान बहुत ही आसानी से निकल आएगा। तो यहां से देखिए x बराबर, ये 3y इस तरफ आएगा तो 6 तो था पहले से। ठीक है, ये 3y माइनस का जब इस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हमने x का मान निकाल लिया, x बराबर 6 प्लस 3y, इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब इस x के मान को समीकरण किस में पुट करेंगे, देखिए हमने समीकरण 2 लिया था तो हम समीकरण 1 में रख देंगे अब। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां पर लिख देते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब x का मान रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए x की जगह पर यहां पर रखेंगे। ठीक है, तो देखिए 6 प्लस 3y और माइनस का 7y ये वाला, और ये बराबर का माइनस 42। ठीक है, ये जो पार्ट था x की जगह पर हमने रखा है 6 प्लस 3y, बाकी पूरा माइनस 7y बराबर माइनस 42 वैसे ही रख दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो 6 है इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये अभी प्लस का है, इस तरफ आएगा तो क्या होगा माइनस का, तो ये माइनस का 42 तो था और ये माइनस का 6 पहुंच गया। यहां क्या बचा, यहां पर बचा 3y माइनस का 7y। अब ये 7y माइनस का है और ये 3y प्लस का है, विपरीत चिन्हों की संख्याएं घट जाएंगी तो 4y आ जाएगा। लेकिन 4y के साथ में यहाँ पर चिन्ह का भी ध्यान रखना है, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, तो ये जो 7y है ये बड़ा है तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए दोनों संख्याएं माइनस की हैं, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो जब समान चिन्हों की संख्याएं होती हैं
तो वो क्या होती है, जुड़ती हैं। तो 42 और 6 कितना हो गया, 48। और चिन्ह आता है दी गई संख्याओं का, तो ये दोनों ही संख्याएं माइनस की हैं, तो जो चिन्ह आएगा वो भी माइनस का आ जाएगा। अभी हमने देखा था कि अगर बराबर के दोनों तरफ में माइनस हो तो वो माइनस कैंसिल हो जाता है, हो गया। बचा क्या, 4y बराबर 48। अब ये y के साथ में 4 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। जब ये इस तरफ आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो y बराबर क्या हो गया, 48/4। कट कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहां से y बराबर 12 पता चल गया हमको। ये एक मान था, मतलब लड़की की उम्र हमने y मानी थी, तो ये है 12 साल की, ये पता चल गया। अब x का मान पता करना है, तो ये जो y का मान है इसको हम इन तीनों में से किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो हम इसमें रख देते हैं ताकि हमें आसानी से x का मान मिल जाए। तो यहां पर हम क्या लिख दें, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर 6 प्लस 3y, y क्या कर रहा है, 3 के साथ गुणा कर रहा है, तो y का मान जो 12 है वो भी गुणा में लिखेंगे। x बराबर 6 प्लस 12 × 36, 36 और 6 हो जाएगा 42। तो ये आ गई आफताब की उम्र। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आफताब की उम्र और उसकी लड़की की उम्र निकाली। अब मान लीजिए हमें अपने आंसर को चेक करना है कि हमारे जो ये मान आए हैं x और y के, ये सही है कि नहीं। तो इसे हम कैसे पता करें, इसके लिए जो आपको ये दो समीकरण दिए हैं ना, इनमें से आप किसी भी एक समीकरण में मान रख दीजिए, दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ गए तो मतलब हमारे जो मान है वो बिल्कुल सही निकले हैं। तो देखिए इसको भी हम पहले चेक कर लेते हैं, यहां रफ में कर लेंगे, रफ में करना है तो आपको। तो कौन सा समीकरण ले लें, समीकरण 2 लेते हैं, ठीक है। समीकरण 2 है आपका x माइनस 3y बराबर 6। x और y के मान रखते हैं, x बराबर है 42 माइनस 3 गुणा y का मान 12। चेक करते हैं, 42 माइनस 12 × 36, ठीक है। अभी देखिए यहां पर 6 ये बराबर का ये वाला चल रहा है, ठीक है। 42 में से 36 जाएंगे तो 6 बचेगा। ये देखिए ये दोनों पक्ष हमारे बराबर आ गए। तो इस तरह से हम समीकरण की जांच भी कर सकते हैं कि हमारे जो मान आए हैं वो सही है या नहीं। तो हमारा आंसर तो सही है, हम यहां लिख देते हैं, अतः आफताब की आयु 42 वर्ष, पुत्री की आयु 12 वर्ष। तो इस तरह से ये वाला एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका अगला एग्जाम्पल करते हैं। ये एग्जाम्पल और इसके आगे वाला एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं ये एग्जाम्पल क्या है। 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए है और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपए है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो हमें ज्ञात करना होता है उसे हम x और y मान लेते हैं। यहां पर हमने मान लिया कि माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है और एक रबड़ का मूल्य y रुपए है, ठीक है। यही हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर जो हमारे समीकरण युग्म है उन्हें बनाएंगे। तो देखिए पहली कंडीशन है हमारी 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए है। तो देखिए एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 2 पेंसिल का मूल्य 2x रुपए, एक रबड़ का मूल्य y रुपए है तो 3 रबड़ों का मूल्य 3y रुपए, और जो इन दोनों का टोटल है, इनका कुल मूल्य है वो 9 रुपए दिया गया है। तो ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। अब दूसरा समीकरण है 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपए है। तो देखिए एक पेंसिल x रुपए की, 4 पेंसिल 4x रुपए की, फिर एक रबड़ y रुपए की, 6 रबड़ 6y रुपए की, और ये जो टोटल है वो हमें 18 दिया गया है। तो यहां से ये हो गया दूसरा समीकरण। अब इनको हमें करना है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व।
तो देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, एक समीकरण लेंगे और चर का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ पर कौन सा समीकरण ले लें, जो आसान दिख रहा हो, छोटा दिख रहा हो, तो समीकरण 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम किसी एक चर का मान निकालें। यहां से x का या y का किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो देखिए x का अगर मान निकालेंगे तो क्या होगा, x का मान निकालेंगे तो ये पक्ष तो हमारा 2x यहीं रहेगा। सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए यहां से ये जो 3y है इसको हम बराबर के इस तरफ ले आते हैं। तो जब इस तरफ लाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा 2x, यहाँ पर 9 माइनस का 3y हो जाएगा, ये प्लस का इस तरफ आकर के, और ये x के साथ 2 गुणा कर रहा है तो इस तरफ आएगा तो भाग करेगा, तो 9 माइनस 3y बटे में 2, ये हमारा x का मान निकल आएगा। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब इस समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख देंगे। 2 में क्यों, क्योंकि हमने समीकरण 1 से चर का मान निकाला है, तो अब 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो देखिए मान रखेंगे तो क्या आएगा, यहां से देखिए 4x, इस तरीके से x का मान रखेंगे तो 9 माइनस 3y बटे 2 प्लस 6y बराबर 18, ये बाकी हमने रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 2 और ये 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहां से आ गया 2, 9 माइनस 3y प्लस 6y बराबर 18। अब यहां से ब्रैकेट खोले तो 9 दूनी 18, फिर 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 2 त्रिक 6y प्लस 6y बराबर 18। ये देखिए प्लस का, ये है प्लस का 6y और ये है माइनस का 6y, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये बचेगा यहाँ पर 18 बराबर 18, ये हमें मिला। अब इसका क्या मतलब है, देखिए यहां से y का मान निकलना चाहिए, उस y का मान हम इस समीकरण में रखते तो हमें x का मान मिल जाता, लेकिन यहां पर तो y कैंसिल ही हो गया, तो y का यहां से कोई भी मान हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जब ये दोनों पक्ष बराबर आ गए तो इसका क्या मतलब है, अब समझते हैं। देखिए इसका मतलब ये है कि हम y का कोई भी मान रख दें, x का मान हमें मिलेगा। y के सभी मानों के लिए हमें x का मान मिलेगा। अगर हम y बराबर 1 रखेंगे तो 3 एकम 3, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बटे 2, मतलब भाग दिया तो 3 आ गया x बराबर। अगर हम यहाँ y बराबर 2 रखेंगे तो भी कुछ मान निकलेगा, 3 रखेंगे तो भी कुछ मान निकलेगा, मतलब x के बहुत सारे मान निकल रहे हैं ना। मतलब इस जो समीकरण युग्म बने हैं इनके बहुत सारे हल होंगे, और बहुत सारे हल तभी होते हैं जब हमें संपाती रेखाओं की कंडीशन मिलती है। और इस सवाल को तो हम पहले सॉल्व भी कर चुके हैं, हमने ग्राफी विधि से जब सॉल्व किया था तो उसमें देखा था कि दोनों जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के ऊपर बन रही हैं, है ना। तो हम यहाँ पर इस कंडीशन को देख करके कह सकते हैं कि अनंत हल प्राप्त होने वाले हमें इसके। ठीक है, तो हम लिख देंगे समीकरणों के अनंत हल प्राप्त होंगे। अब आप कहोगे कि मैम अनंत हल तो तभी प्राप्त होते हैं जब संपाती रेखाएं मिलती हैं और दोनों समीकरण हैं वो एक से होना चाहिए, है ना। तो यहाँ तो देखिए ये दोनों जो समीकरण है ना ये दोनों एक ही हैं। अभी आप दूसरा जो समीकरण है इसमें से आप क्या करिए, इस समीकरण में से आप पूरे में से 2 कॉमन ले लीजिए। देखिए जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 2 ब्रैकेट में 2x प्लस 2 त्रिक 6y बराबर 18, और ये 2 इस तरफ आकर भाग करेगा तो 2x प्लस 3y बराबर 18 बटे 2, यानी 2 नाम 18, तो 2x प्लस 3y बराबर 9। देखिए यही हमारा समीकरण नंबर 1 था, 2x प्लस 3y बराबर 9, मतलब ये दोनों समीकरण एक ही हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर संपाती रेखाएं मिलेंगी और इस कंडीशन के लिए अनंत हल प्राप्त होंगे। तो यहाँ से हमने नया क्या सीखा, हमने ये देखा कि जब हम चर का मान निकालेंगे और अगर हमें इस तरीके का मान मिल जाता है बराबर बराबर, तो इसका मतलब है हमें संपाती रेखाएं मिलेंगी और उसके अनंत हल मिलेंगे। ठीक है ना, प्रतिच्छेदी रेखाओं में हमें एग्जैक्टली एक ही मान, मतलब एक बिंदु प्राप्त हो जाएगा, जबकि
समपाती रेखाओं में हमें अनंत हल मिलेंगे। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि अगर मान लीजिए हमको यहाँ पर बराबर ना मिले दोनों पक्ष, जैसे यहाँ पर तो हमें 18 बराबर 18 दोनों पक्ष एक से मिले, लेकिन अगर मान लीजिए इस तरीके से आ गया 4 बराबर 3, मान लीजिए समीकरण को सॉल्व करने पे ऐसा मान मिलेगा, तो इसका क्या मतलब होगा, इसके लिए हम अगले एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 10 है, दो रेल पटरियां समीकरणों x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी? यहां पर हमें दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, ये रेल पटरियों को निरूपित करते हैं। हमसे कहा गया है ये जो समीकरण है यानी रेल पटरियां हैं, ये एक दूसरे को काटेंगी या नहीं, मतलब काटेंगी, इसका मतलब हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी या नहीं, ये हमें चेक करना है। और प्रतिच्छेदी रेखाएं तभी मिलती है जब हमें समीकरण का एक एग्जैक्ट मान पता चलता है, यानी x बराबर y बराबर दोनों के मान पता चले तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। तो देखते हैं क्या मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर हमने समीकरण लिख लिया है, वैसे ही सॉल्व करना है। इसको समीकरण 1 मान लिया और इसको समीकरण 2 मान लिया। अब कोई एक समीकरण लेंगे और उससे चर का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर कौन सा समीकरण, देखिए यहाँ पर x अकेला है, x का गुणांक 1 है, यानी हम x का मान आसानी से निकाल पाएंगे। तो हम समीकरण 1 ले लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से x पहले लिख लेते हैं + 2y - 4 = 0। अब यहां से x का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए x बस को रखिए, बाकी सबको इस तरफ पहुंचाइए। तो x बराबर ये प्लस का 2y है, यहां आकर के माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 4 है, इस तरफ आकर के प्लस का हो जाएगा। तो देखिए हमने आसानी से एक ही स्टेप में x का मान पता कर लिया है। अब इस x का मान हम क्या करेंगे, किस दूसरे समीकरण में रखेंगे। यहां पर 1 से हमने मान निकाला तो अब 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो क्या मिलेगा, देखिए यहां पर 2 x का मान रखेंगे, ये पूरा ब्रैकेट में जाएगा, 2y + का 4 और ये फिर आगे है प्लस का 4y माइनस का 12 = 0। इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस लगा दिया, 2 दूनी 4y प्लस 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस 4y - 12 बराबर 0। अब देखिए ये माइनस का 4y और ये प्लस का 4y कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहां से क्या बचा, 8 - 12 बराबर 0। अब 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 आएगा और ये माइनस का, ये बराबर 0। अब देखिए क्या ये दोनों पक्ष यहां पर बराबर मिल रहे हैं, -4 कभी 0 के बराबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। मतलब ये जो कंडीशन दी गई है ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो जब इस तरह की कंडीशन मिलती है मतलब हमें बिंदु प्राप्त होंगे ही नहीं। तो इस तरह की कंडीशन होगी समांतर रेखाओं के लिए, मतलब इसके कोई भी हल प्राप्त नहीं होंगे। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी, मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी, तो नहीं, हमें समांतर रेखाएं मिलेंगी। इस कंडीशन के लिए हमें कैसी मिलेंगी रेखाएं, समांतर रेखाएं मिलने वाली हैं। तो ये नहीं लिखना, ये तो आपको समझाने के लिए है। यहां पर लिखेंगे ये जो कंडीशन है, यहां पर हम लिख रहे हैं जो कि संभव नहीं है। भाई -4 0 के बराबर हो ही नहीं सकता, तो ये कंडीशन संभव नहीं है। इसलिए रेल पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या देखा कि अगर हमें x का और y का मान पता चल रहा है तब तो हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी। और अगर मान लीजिए यहां पर कुछ इस तरह की कंडीशन मिलती है, जब दोनों यहां पर बराबर पक्ष मिल जाते हैं तो इसका मतलब है समपाती रेखाएं मिलेंगी, है ना। और अगर मान लीजिए इस तरह की कोई कंडीशन मिल जाती है जिसमें दोनों पक्ष
बराबर दिख रहे हैं लेकिन वो बराबर नहीं हो सकते हैं, है ना। तो इस तरह की कंडीशन पे हमें समांतर रेखाएं मिलती हैं। तो ये तीनों चीजें आपको अच्छे से समझ लेना है। किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप बहुत ही आसानी से इस कंडीशन को देख करके समझ जाएंगे कि उसके हल कितने प्राप्त होने वाले हैं। तो इस तरह से एक्सरसाइज 3.3 के सभी एग्जाम्पल सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको सभी एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।